हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। एंड एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस क्लास में। एंड आपको पता है हम लोग मास्टर कोर्स ऑन प्लांट फिजियोलॉजी कवर कर रहे हैं और ये हमारी क्लास फोटोसिंथेसिस के ऊपर है। सबसे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज का जो है ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है। सो इस लेक्चर में भी अगेन हम जो भी चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, उनको हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं, हमारे इस लेक्चर नंबर 4 में। और पिछले जो भी लेक्चर्स हो रखे हैं, उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है। सो आज की इस क्लास में हम लोग लाइट रिएक्शन वाला जो पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है, केमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी आती है, किस प्रकार NADPH और ATP बनते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। सो अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें, तो आपको पता है जो लाइट रिएक्शन है, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारी फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। मैंने आपको अर्लियर बताया था लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है। ये होती है ग्रेना में। ग्रेना में भी कहाँ पे होती है? थाइलाकॉइड में, जो आपके थाइलाकॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब वो पिगमेंट्स वहाँ पे क्या करती हैं, कुछ सिस्टम्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं PS1 एंड PS2, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो इनके बारे में हमने पिछली क्लास में डिटेल में बात करी थी कि PS1 एंड PS2 क्या है। लाइट रिएक्शन का जो मेजर फंक्शन है, उस मेजर रोल है, वो है सिंथेसिस करवाना एनर्जी की। ठीक है। कौन-कौन सी एनर्जी होती है? ATP बनता है, NADPH प्लस H पॉजिटिव बनता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या हैं? दीज आर द एसिमिलेटरी पावर्स। ठीक है, दीज आर द एसिमिलेटरी पावर्स। और यही एसिमिलेटरी पावर्स हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोसेस में बनती हैं। और डार्क फेज में इन्हीं एसिमिलेटरी पावर्स को यूज करके कार्बन को रिड्यूस किया जाता है और ग्लूकोज बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जैसे ADP है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स इसको कंबाइन किया जाएगा और बनेगा ATP। तो इस प्रोसेस में हमारा जो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ रहा है और ATP बन रहा है। ठीक है। अब हमारा जो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है, ये दो तरीके से होता है। एक होता है नॉन साइक्लिक, एक होता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। नॉन साइक्लिक हमारा कहाँ पर टेक्स प्लेस करता है? ग्रेना वाले रीजन में। और साइक्लिक हमारा कहाँ पर टेक्स प्लेस करता है? स्ट्रोमल लैमेले में। क्योंकि हमारा जो PS1 है वो दोनों रीजन्स में होता है। तो जिस कारणवश आपका जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ATP बनने का जो प्रोसेस है वो दोनों जगह हो रहा है। ग्रेना में भी हो रहा है, स्ट्रोमल लैमेले में भी हो रहा है। ठीक है। तो अब अगर हम आगे चल के थोड़ा-सा और बात करें कि जब हमारी लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा लाइट रिएक्शन का? फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन, जब भी आप लाइट रिएक्शन को पढ़ोगे तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके इलेक्ट्रॉन्स? क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरोफिल ए कहाँ पर होता है? हमारे रिएक्शन सेंटर का पार्ट होता है। ठीक है। वंस द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड फ्रॉम दिस रिएक्शन सेंटर, तो वहां से आपका लाइट रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, क्लोरोफिल ए जो है हमारे पास, ये एब्जॉर्ब करता है से फॉर इंस्टेंस 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट को, है ना, जो इस वेवलेंथ की लाइट है। अब आपको थोड़ा सा पता होगा, फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, है ना। ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ये। अगर हम यहाँ पर बात करें, लैम्डा लैम्डा होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ जब भी यहाँ पर अगर बढ़ती है तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है एनर्जी के साथ, है ना। तो इसका इन्वर्स रिलेशन है, अगर वेवलेंथ किसी भी लाइट की ज्यादा होगी उसकी एनर्जी बहुत कम होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 700 नैनोमीटर की लाइट अगर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रही है, तो वहां पर वेवलेंथ बहुत हाई है, एनर्जी बहुत कम है। तो इस केस में क्या होता है? नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन नहीं होती। तो होता क्या एक्चुअली, जो आपके पास कोर एंड एंटीना मॉलिक्यूल है, एंटीने मॉलिक्यूल हैं किसके? LHC के, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के। ठीक है। और इसमें भी आपके पास जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं, जिन्हें हम एसेसरी पिगमेंट्स का नाम देते हैं, ये एक्चुअली एब्जॉर्ब करती हैं लाइट। ठीक है। दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ,
है ना? 400 से 700 का, तब मैंने आपको बताया था कि शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं यहाँ पर। तो जब वेवलेंथ कम है तो उस एनर्जी की जो उस लाइट की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, है ना? तो 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है? तो इस केस में जो वेवलेंथ है वो कम है। वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस केस में ये जो है, ये जो आपके पास एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं या कोर और एंटीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, दे एक्चुअली ट्रांसफर देयर एनर्जी। अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर करते हैं? टू रिएक्शन सेंटर को करते हैं। रिएक्शन सेंटर में कौन है? आपका क्लोरोफिल ए है। उसको जब करते हैं सो दैट द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल ए और रिएक्शन सेंटर अकर। तो यहाँ पर जो आपका कोर और एंटीनियर मॉलिक्यूल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये नहीं होगा तो क्लोरोफिल ए अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतनी उतनी वहाँ पे एनर्जी उसके पास नहीं है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए ये वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आपका जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए तो आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो राइट रिएक्शन है, वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। यू कैन सी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है एक जेड डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जेड बन रहा है, जिगजैग पाथवे। तो टू फोटो सिस्टम्स वर्क सिक्वेंशियली। दो फोटो सिस्टम यहाँ पे सिक्वेंशियल मैनर में काम करते हैं। सबसे पहला है PS2 एंड देन है PS1। PS2 का रिएक्शन सेंटर है P680 से यहाँ पर ऑक्यूपाइड। देन यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अदर कंपोनेंट जुड़े हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हो जो फोटोन है, जो लाइट एनर्जी है, वो हमारे यहाँ पर कोर एंड एंटीना मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ती है और फिर वो उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर को जैसे हाई एनर्जी जो मिलती है, हाई एनर्जी मिलती है, तो उससे क्या होगा? P680 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। तो ये हो गया एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ये इसको पकड़ लेगा और फियोफाइटिन फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को देगा। प्लास्टोक्विनोन से आपके पास साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, उसको मिलेगा और यहीं से ही प्रोटॉन यहाँ से अंदर भी जाएगा, स्ट्रोमा से अंदर थाइलाकॉइड्स में जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा। देन इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन से हमारे PS1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। और PS1 ने भी यहाँ से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हुआ होता है। वो इलेक्ट्रॉन आगे फेरिडॉक्सिन को प्रोवाइड किया जाता है। फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देता है NADP रिडक्टेज को और NADP रिडक्टेज हमारे NADP को रिड्यूस करके बनाता है NADPH। तो इस प्रकार ये पूरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द की टू द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द प्रेजेंस ऑफ टू लार्ज मल्टी मॉलिक्यूलर पिगमेंट प्रोटीन complexes known as photosystems, photosystem 1 and photosystem 2। अब ये जो फोटो सिस्टम है, दे ऑपरेट इन सीरीज लिंक्ड बाय अ थर्ड मल्टी प्रोटीन एग्रीगेट व्हिच वी कॉल एज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है PS2, ये है PS1। इसके बीच में एक मल्टी प्रोटीन एग्रीगेट कॉम्प्लेक्स आता है जिसका नाम है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। ओवरऑल द इफेक्ट ऑफ द चेन इज टू एक्सट्रैक्ट लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। तो ओवरऑल इस ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो क्या रहा है? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वाटर से, ठीक है? वी आर एक्सट्रैक्टिंग द लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वाटर and by using light energy trapped by the chlorophyll we will raise the energy level of those electrons and to produce a strong reductant which we call as NADPH। तो इस पूरे प्रतिक्रिया में यही चीजें हो रही हैं। आपके लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लिया जा रहा है वाटर से, उसको लाइट एनर्जी से उसके एनर्जी लेवल को रेज किया जा रहा है एंड देन फिर वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बनाया जा रहा है जिसका नाम है NADPH। तो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए स्कीमेटिक ऑफ द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन चेन डिपिक्टिंग, यहाँ पे आपको पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताई गई है और इस पूरे डायग्राम में आपको अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, PS1 है, PS2 है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है और बाकी की चीजें सब कुछ यहाँ पे आपको दर्शाई गई है, ठीक है ना, दिखाई गई है। देखिए दिस इज योर PS2 के साथ LHC2 ट्राइमर फॉर्म में इसके साथ जुड़ा रहता है। PS2 को अगर आप थोड़ा सा याद करो तो उसके साथ दो कोर प्रोटीन हुआ करते थे, CP43 एंड CP47। उसी के साथ D1 और D2 प्रोटीन यहाँ पे जुड़े रहते थे। देन नीचे की तरफ मैंगनीज क्लस्टर होता था और उसी के साथ आपके पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी रहता था, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन है वो वाटर से लिए जा रहे हैं।
P680 को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, Pheophytene, देन Qa और Qb, दीज आर द यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन्स होते थे। देन आपके पास यहाँ पर अगेन PQ है, इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा PQ, प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाएगा QA और QB के द्वारा, ये हमारे D2 और D1 प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता हुआ यहाँ पर एक क्यू साइकिल बनेगा, दिस इज द क्यू साइकिल, ये क्यू साइकिल है, मैं आपको हर एक चीज आगे बताऊंगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ पास, मीनवाइल यहाँ से दो प्रोटॉन अंदर की तरफ ल्यूमन की तरफ भी भेजे जाते हैं। देन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से पास होता हुआ हमारे एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाएगा जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को लेकर भागता हुआ जाएगा PS1 के पास, PS1 से इलेक्ट्रॉन जाएगा सीधे FT के पास, FT के बाद होगा FNR एंड देन हमारा NADP प्लस हो जाएगा, रिड्यूस बन जाएगा NADPH। देन जब हमारा पानी यहाँ से टूटा था तो पानी के टूटने से दो इलेक्ट्रॉन तो चले गए यहाँ पर, बट उसके अलावा यहाँ पर आपको O2 और प्रोटॉन, अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये प्रोटॉन यहाँ से और ये प्रोटॉन यहाँ से देन मूव करवाए जाएंगे यहाँ से बाहर ATP सिंथेस के द्वारा, और जब ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर जाते हैं तो PMF बनती है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनती है, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स से आपका ATP बनाया जाता है। ठीक है, अगेन यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर, ये भी आपके पास वही चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही बताई गई है यहाँ पर भी। सो अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो दो तरीके की होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक, एक होती है साइक्लिक। ठीक है, नॉन साइक्लिक और दूसरी होती है साइक्लिक। सबसे पहले हम लोग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले लाइट एनर्जी जब हमारे PS2 के ऊपर पड़ती है तो PS2 में बैठा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसके रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल का वो एक्साइट हो जाता है। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर, यस देखिए PS2 जैसे ही लाइट पड़ी तो इसका जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट, और हमारा जो यहाँ पर ये बन जाएगा P680 स्टार। स्टार क्यों है? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में है। देन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इट रैपिडली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू फियोफाइटिन, तो तुरंत ही अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? फियोफाइटिन को दे देता है। और फियोफाइटिन हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियली ऑक्सीडेशन हो रही है P680 की, P680 यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये लाइट डिपेंडेंट है, जब तक लाइट हमारे PS2 के ऊपर नहीं पड़ेगी, P680 पे नहीं पड़ेगी, तब तक ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, है ना, तब तक ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन इवेंट। हम इसे क्या नाम देते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन इवेंट। अब देखो जैसे ही हमारा P680 अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फियोफाइटिन को देगा, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। चार्ज सेपरेशन में क्या होगा? P680 पे प्लस चार्ज क्योंकि इट हैज लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, और फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसमें माइनस चार्ज, तो चार्ज सेपरेशन होगा। तो हमारा जो फियोफाइटिन है, अब ये फियोफाइटिन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेटर ऑन अनदर जो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अदर जो प्रोटीन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा जिसका नाम है क्यूनोन, क्यू ए, क्यूनोन, क्यूए टाइटली बाउंड टू B2 प्रोटीन, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, देन वहां से जो इलेक्ट्रॉन है हमारे PQ को मिलेगा, प्लास्टोक्यूनोन को मिलेगा। प्लास्टोक्यूनोन को जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलता है ये बन जाता है PQ नेगेटिव, ये बन जाता है सेमी क्यून क्यूनोन रेडिकल। क्या बन जाता है? सेमी क्यूनोन रेडिकल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, PQ को मिला, तो PQ यहाँ पे बना रहा है PQH2, लेकिन ये यहाँ पर सिंपली एक ही स्टेप में मेंशन किया गया है, बट मैं यहाँ पर आपको इसको ओपन अप करके बता रहा हूँ। सबसे पहले PQ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, बनेगा PQ नेगेटिव, दैट इज सेमी क्यूनोन रेडिकल। इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसफर टू लूजली बाउंड प्लास्टोक्यूनोन दैट इज QB। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्दर किसको दिया जाएगा? QB को दिया जाएगा, विच इज लूजली बाउंड टू D1, विच इज लूजली बाउंड टू D1। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो QB है, प्लास्टोक्यूनोन जो QB है, इट एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, इट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वन आफ्टर एक साथ नहीं लेता, वन आफ्टर द अदर। और ये यहाँ पर जब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो ये बन जाता है हाइड्रोक्यूनोन, प्लास्टो हाइड्रोक्यूनोन दैट इज PQH2। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ये बन गया PQH2। तो देखो प्लास्टोक्यूनोन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 प्रोटॉन लिए, तो ये बन गया PQH2। PQH2 इज अ हाइड्रो प्लास्टोक्यूनोन या प्लास्टो हाइड्रोक्यूनोन। ठीक है,
अब ये जो क्यूबी साइट है इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन गेट भी रिगार्ड करते हैं क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिए होते हैं। और ये जो क्यूबी साइट होती है या क्यूबी जो हमारे पास प्लास्टोक्विनोन है ये D1 प्रोटीन के साथ लूजली बाउंड होता है और क्यूए जो है हमारा टाइटली बाउंड होता है D2 के साथ। तो ये छोटी-छोटी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या होगा? ये जो हाइड्रोप्लास्टोक्विनोन बना है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है और ये अब यहाँ से रिलीज हो जाएगा और इसी को हम एज़ अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ PS2 भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद हमारा एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। बट उससे पहले जो आपका PS1 का जो पार्ट था जहाँ पर उसके साथ कुछ प्रोटीन्स एसोसिएटेड थे, तो यहाँ से ये फाइनल पार्ट आ गया इसका। ठीक है, प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारे PS2 का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। तो पढ़ लेते हैं एक बार। PS2 oxidizes water to O2 in the thylakoid lumen and in the process releases protons into the lumen. The reduced product of photosystem 2 is plastohydroquinone. तो जो आपके पास एक plastohydroquinone यहाँ पे बना है, इसने 2 प्रोटॉन भी लिए हैं। वो 2 प्रोटॉन कहाँ से आए? वो वाटर के फोटोलिसिस से आए, है ना? जब पानी यहाँ पे टूटेगा, वाटर का जब फोटोलिसिस होगा, तो आपके पास O2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बनेंगे और 2 ही प्रोटॉन बनेंगे। तो ये प्रोटॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और एक्सेप्ट करके क्या बना दिया जाता है? प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। कौन एक्सेप्ट करता है? एक्सेप्ट बाय क्यूबी। एक्सेप्टेड बाय क्यूबी तो बन जाता है प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। ठीक है। अब वो प्रोटॉन आगे नहीं जा सकते, तो फिर वो H पॉजिटिव को वापस अंदर की तरफ भेज देगा। ठीक है। नाउ अब जो हमारा हाइड्रोप्लास्टोक्विनोन बना है, ये अपने इलेक्ट्रॉन अब किसको देता है? हमारे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को देता है, राइट? तो ये चीज मैंने आपको यहाँ से बता दी। फर्स्ट विद इन picoseconds pheophytin passes one electron onto a quinone electron acceptor called QA which is tightly bound to D2 protein। ये बन जाएगा सेमी क्यूनोन रेडिकल। देन यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, बन जाएगा प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन। दिस हाइड्रोक्विनोन इज रिलीज फ्रॉम द photosynthetic complex and may be regarded as a first final product of फाइनल प्रोडक्ट ऑफ PS2। ठीक है। अब इनका जो नाम है बैक्टीरिया के केस में यूबिक्विनोन्स और मैनाक्विनोन्स नाम दिया जाता है, प्लांट के केस में हम इनको प्लास्टोक्विनोन नाम देते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे हमारे पास बना PQH2 वाला, जिसको हम प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। ठीक है, दैट इज PQH2। ये PQH2 अब ट्रांसफर करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, किसको देगा? ये देगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, B6F कॉम्प्लेक्स को देगा। ठीक है, एंड मीनवाइल एंड पंप्स 2 प्रोटॉन इनटू द ल्यूमन। ल्यूमन में, किसके ल्यूमन में? थाइलाकॉइड के। थाइलाकॉइड के ल्यूमन में 2 प्रोटॉन को भी पंप किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ से आ गया PQH2। इसने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, और मीनवाइल यहाँ से 2 प्रोटॉन कहाँ चले गए? ल्यूमन में चले गए। ठीक है, अब ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? अपने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा? प्लास्टोसाइनिन को देगा। प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और हमारा जो ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, ये हमारा एक मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मल्टी प्रोटीन होता है ये, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, मेम्ब्रेन स्पैनिंग होता है, मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा? प्लास्टोसाइनिन को दे देगा। तो यहाँ पर मैं इनका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें 2 पार्ट हैं इसके। एक हिस्सा है साइटोक्रोम B6 वाला और एक हिस्सा है साइटोक्रोम F वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार ऐसे एसोसिएटेड होता है। साथ ही साथ इसमें एक राइकी प्रोटीन होता है 33 किलो डाल्टन का। आयरन सल्फर प्रोटीन होता है ये, आयरन सल्फर से बना होता है। क्लस्टर आयरन सल्फर क्लस्टर्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, राइकी आयरन सल्फर प्रोटीन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसमें
आयरन कॉम्प्लेक्स करता है सल्फर रेजिड्यूज के साथ। ओके, और यहाँ पर ये हीम प्रेजेंट है। उसके बाद ये हमारा प्लास्टोसाइनिन है। दिस इज अवर प्लास्टोसाइनिन, एक स्मॉल वाटर सॉल्युबल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम साइटोक्रोम B6 सब कॉम्प्लेक्स से टू 700 P700 को देगा। तो ये अब अपना जो इलेक्ट्रॉन है अब आगे चल के किसको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा टू PS1, फोटो सिस्टम 1 को देगा, यानी कि P700 को देगा, राइट। तो यहाँ देख सकते हो आप, हमारे पास जो प्लास्टोसाइनिन यहाँ पर निकल के आया, तो उसने अभी इलेक्ट्रॉन किसको दिया, PS1 को। क्यों दिया, क्योंकि जो आपका PS1 है उस पे 2 फोटॉन्स पड़ते हैं, 2 फोटॉन फॉल ऑन रिएक्शन सेंटर, इस पे भी लाइट पड़ेगी, रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1। जब PS1 के जो PS1 के रिएक्शन सेंटर पे जब 2 फोटॉन्स पड़ते हैं, यहाँ पर जब लाइट पड़ेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1 मूव कहाँ को, टू आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन्स को दे दिए जाते हैं। सो दिस डेफिशिएंसी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड इन PS1, और दिस डेफिशिएंसी, ये जो डेफिशिएंसी इट इज फुलफिल्ड बाय, उसको कौन फुलफिल करेगा, फुलफिल्ड बाय योर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS2 वाया प्लास्टोसाइनिन। कौन देगा इसको, प्लास्टोसाइनिन देगा, ठीक है। तो अब हमारा जो PS1 है वो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, आयरन सल्फर को। आयरन सल्फर से वो 2 इलेक्ट्रॉन गए फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन से वो 2 इलेक्ट्रॉन गए किसके पास, FNR के पास। और FNR यहाँ पर एक एंजाइम की तरह काम करता है, फेरिडॉक्सिन NADH रिडक्टेज है ना, NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम है ये, और ये क्या करेगा, हमारे NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा बन जाएगा NADPH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, फाइनल एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन का कौन है, NADP प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे NADP प्लस ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 प्रोटॉन यहाँ पर लिए, कहाँ से, स्ट्रोमा से, बाहर से, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ FNR फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड रीजन और रीजन की तरफ प्रेजेंट होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड का, ठीक है, बाहर की तरफ होता है ये। जैसे हमारे पास थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा FNR, ताकि वो स्ट्रोमा की तरफ एक्सपोज रहे और स्ट्रोमा वाले पार्ट से H पॉजिटिव ले सके, ठीक है। तो ये बन जाएगा NADPH प्लस H पॉजिटिव, ये बनेगा थाइलाकॉइड में, ठीक है। सो ये है पूरा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन सी वाली, नॉन साइक्लिक वाली, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन चलता गया चलता गया चलता गया, वापिस नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मैंने पिछले में लिखा है आयरन सल्फर FeS, यहाँ पर आपको 3-4 तरह के प्रोटीन्स देखने को, जैसे आयरन सल्फर सेंटर्स बोलते हैं इन्हें, FeSX, FeSA, FeSB, FeSX, FeSA, FeSB, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बनाते हैं, और फाइनली इलेक्ट्रॉन दिया जाता है फेरिडॉक्सिन को, फेरिडॉक्सिन से FNR, और फिर बन जाता है हमारा NADPH, thus completing the sequence of non-cyclic electron transport that begins with the oxidation of water। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गई होगी आप सभी को। तो ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, प्लास्टोसाइनिन मैंने आपको बताया, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये, और यहाँ पर हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, इस यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये पूरी की पूरी आपकी हो जाती है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट्स फ्रॉम PS2, ठीक है, PS2 से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, ये चीज याद रखनी है, डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की वो कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम PS2 टू PS1,
मतलब इलेक्ट्रॉन PS2 से निकलेगा और PS1 की तरफ जाएगा। और नेवर कम बैक, यहाँ पे लिख देता नेवर कम बैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस नहीं आएगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, अब इस केस में हमारा जो वाटर है, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन हमारा जो P680 है, ये P680 इसमें डिफिशियंसी बन जाएगी, है ना? इलेक्ट्रॉन तो आगे चलता गया, लेकिन इसकी डिफिशियंसी को कौन पूरा करेगा? यहाँ की डिफिशियंसी फुलफिल कर दी, इस डेफिशिएंसी को फुलफिल किया किसने? बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2, है ना? ये मैंने आपको पीछे लिखवाया। लेकिन PS1 की PS2 की जो डेफिशिएंसी है, वो उस डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करना है? तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कौन होता है? वाटर। तो वाटर की करवाई जाती है फोटो ऑक्सीडेशन। तो वाटर की जब फोटो ऑक्सीडेशन होती है, तो वहां से उस इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाता है? हमारे PS2 को दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास जो वाटर है, इसको लाइट की प्रेजेंस में तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर O2 बन रहा है। अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर के लिए जा रहे हैं तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल लिया जा रहा है तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं H2O गिव्स अस O2। ठीक है, देन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो यहाँ पे अब इसको बैलेंस कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्चुअली begins with the arrival of excitation energy at the PS2 reaction center chlorophyll P680 which is located near the luminal side of the reaction center। तो यहाँ पर जो P680 है वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से फियोफाइटिन को देगा। फियोफाइटिन एक यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो इनिशियल ऑक्सीडेशन यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसे फोटो ऑक्सीडेशन इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पानी से कैसे लिया जाएगा? ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वाटर के बाद यहाँ पर है मैंगनीज, मैंगनीज के बाद है टायरोसिन, है ना? तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर चीजें इन्वॉल्व है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताऊंगा, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू PS2 के जो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, इन द ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पर तो 2 रेजिड्यूज आर इन्वॉल्व। तो इन दिस केस 2 रेजिड्यूज आर इन्वॉल्व। अब वो 2 रेजिड्यूज क्या क्या है आपके पास? एक तो है मैंगनीज, मैंगनीज क्लस्टर, आई होप स्पेलिंग ठीक है, एंड टायरोसिन रेजिड्यूज। ठीक है, मैंगनीज क्लस्टर्स या मैंगनीज केटाइंस भी लिख सकते हो, मैंगनीज केटाइंस और टायरोसिन रेजिड्यूज, these two things are involved। ठीक है, मैंगनीज प्लस टायरोसिन रेजिड्यूज आर इन्वॉल्व टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखो होता क्या है यहाँ पर। हाँ, इसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे ही आपका जो एक्साइटॉन है हमारे P680 पे पड़ता है, तो आपका जो क्लोरोफिल है ये यहाँ पर इस एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में आते ही अपना इलेक्ट्रॉन ये फियोफाइटिन को यहाँ से दे देगा और वापस इस स्टेट में आ जाएगा, है ना? अब ये वाली जो स्टेट है, दिस स्टेट क्लोरोफिल ए, अब इस पे डॉट लगा है ना? इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? ये एक रेडिकल है, दिस इज अ रेडिकल। तो ये रेडिकल होता है और इस रेडिकल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिडॉक्स पोटेंशियल है। स्ट्रॉन्ग रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब हो गया कि इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है 1.1 प्लस 1.1 वोल्ट। वो जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, मतलब इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है कि ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली खींच सकता है ना? कहीं से भी इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी खींच सकता है। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन करेंगे कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है ये। इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो कितना है? प्लस 1.1 वोल्ट। तो इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट दैट इट कैन विथड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ टायरोसिन रेजिड्यू। तो ये आपके पास है टायरोसिन रेजिड्यू। ठीक है, तो टायरोसिन रेजिड्यू से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्टेट जो है थोड़ी सी खतरनाक है।
यहाँ पर ये थोड़ा खतरनाक है, बट जब इसमें आ जाएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से टायरोसिन रेजिड्यू से इलेक्ट्रॉन लेगा, विड्रॉ करेगा, तो ये बन जाएगा। अब जो हमारा टायरोसिन है, जब ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो ये खुद क्या बन जाएगा, ये रेडिकल बन जाएगा। टायरोसिन रेडिकल, क्योंकि देखो O के ऊपर लोन पेयर आ गया है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रेडिकल की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इन द टायरोसिन रेडिकल, अब इसको कौन रिस्टोर करेगा, जो टायरोसिन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई है, इसको भी तो कोई ना कोई यहाँ पर कंपनसेट करेगा, नहीं तो ये रेडिकल यहाँ पर हार्म करेगा सिस्टम को। तो दिस इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इन द टायरोसिन रेसिड्यू और टायरोसिन रेडिकल इज रिस्टोर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंगनीज है, और इस मैंगनीज की क्या होती जा रही है, ऑक्सीडेशन होती जा रही है। ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, देन इलेक्ट्रॉन को लूज किया, देन इलेक्ट्रॉन को। तो मैंगनीज अपनी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द S0 ऑक्सीडेशन स्टेट। वंस इट लूज वन इलेक्ट्रॉन, इट कम्स इनटू S1 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन दो इलेक्ट्रॉन S2, तीन इलेक्ट्रॉन S3। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं टायरोसिन के पास। तो ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए टायरोसिन के पास, क्योंकि टायरोसिन में डेफिशिएंसी थी, और टायरोसिन ने किसको दे दी, P680 को दे दी। और जितने देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जो लूज हो रहा है 1 2 3 4, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्साइटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक ही एक्साइटॉन आ रहा है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा आया दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा आया तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा आया चौथा इलेक्ट्रॉन। तो मैंगनीज यहाँ पे अपनी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में यहाँ पर एंड रह सकता है। हम 5 नहीं 4 बोलेंगे तो S1 S2 S3 S4, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। S0 इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे S1 से S4। तो 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमारा मैंगनीज क्लस्टर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वाटर है आप देख सकते हो, देखो मैंगनीज खुद अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, ये वाटर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखो इस कितने ब्यूटीफुली हर एक चीज जो है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चीजों को कंपनसेट कर रहे, रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो ये दो टू वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से जब टूटते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देते हैं, मैंगनीज को, मैंगनीज वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका O2 इवॉल्व होगा। तो इस यहाँ पर हमें एक टर्म निकल के आती है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपका OEC ही है, दिस इज योर OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अब ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है क्या, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको। OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या है, द इलेक्ट्रॉन दैट रिड्यूसेस P680। ठीक है, P680 आर मोस्ट इमीडिएटली, मोस्ट immediately supplied by a cluster of 4 manganese ions associated with a small complex of protein। ठीक है, called oxygen evolving complex। तो दिस इज योर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और बाकी की चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पर। ठीक है, इस पूरी स्लाइड में। तो अगर कुछ लिखना है तो मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्लोरोफिल ए है ना, क्लोरोफिल ए है जो 2 मॉलिक्यूल है, ये एक रेडिकल बन जाता है, ये एक रेडिकल बन जाता है। और रेडिकल का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो होता है 1.1 वोल्ट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा कहाँ से, फ्रॉम टायरोसिन रेजिड्यू से। ठीक है, अब हमारा जो टायरोसिन रेजिड्यू से जब इलेक्ट्रॉन लिया तो टायरोसिन रेजिड्यू क्या बन जाएगा, टायरोसिन रेजिड्यू बन जाएगा रेडिकल, टायरोसिन रेडिकल। ठीक है, अब ये जो टायरोसिन रेडिकल है ये रिएक्टिव होता है, ये कैसा होता है, रिएक्टिव होता है। एंड इस ये अब इलेक्ट्रॉन्स को रिस्टोर करेगा, रिस्टोर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज, है ना, मैंगनीज की यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, राइट। और जो
मैंगनीज है यहाँ पर, मैंगनीज आयन ट्रांसफॉर्म होंगे बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? Mn3+ एंड Mn4+ तक की, राइट। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, S0 एंड S1 to S4, यहाँ पर आपका ये देखने को मिलेगा मैंगनीज, ठीक है। और मैंगनीज क्या करता है एक्चुअली, जो हमारा ये वाटर स्प्लिटिंग मशीनरी है, ये जो पूरी वाली वाटर स्प्लिटिंग मशीनरी जिसको हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, जो पानी को तोड़ रहा है, इस केस में जो मैंगनीज क्लस्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे एक्चुअली मिनिमाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन रेडिकल, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन रेडिकल कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, ये वाला, इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंगनीज क्लस्टर्स actually minimizes the formation of oxygen radical, ठीक है। ऑक्सीजन रेडिकल नहीं बनने देते by supplying the reaction center via tyrosine with 4 electrons, ठीक है, एक दूसरे के बाद। और फिर जो मैंगनीज क्लस्टर यहाँ पे अलग अलग ग्राउंड स्टेट से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का ये पूरा प्रोसेस चलेगा और डिफिशियंसी जो है यहाँ पर पूरी की जाएगी और वाटर से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर अगर हम आते हैं, तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जा रहा होता है, तो PS1 के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, फेरिडॉक्सिन के पास पहुंचता है, तो यहाँ से फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को NADPH डिहाइड्रोजनेज को नहीं देता, बल्कि यहाँ से ये एडिशनल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फेरिडॉक्सिन यहाँ पे FNR को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। फेरिडॉक्सिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वापस इस स्टेट में भेज देगा, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास, B6F कॉम्प्लेक्स के पास, और वहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हमारे प्लास्टोसाइनिन और दोबारा PS1। तो मतलब PS2 यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, है ना, PS2 इन्वॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ PS1 है। तो यहाँ से इस प्रकार इलेक्ट्रॉन चलता जाएगा और इस केस में आपका ATP बनेगा ओनली, क्योंकि इस केस में आपके 2 H पॉजिटिव अंदर भी जाते हैं, तो वही H पॉजिटिव हमारे ATP बनाने में हेल्प करते हैं। बाकी FNR अगर नहीं मिल रहा, FNR को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, तो NADPH भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, लिख लेते हैं इसके बारे में कि जो आपका साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन है कहाँ होता है, साइट कहाँ है इसकी, तो इसकी साइट हमारे पास है स्ट्रोमल लैमिले पे, ठीक है, स्ट्रोमल लैमिले, क्योंकि वहां पर आपका PS2 नहीं होता, यहाँ पर ओनली PS1 प्रेजेंट होता है, ठीक है, PS2 यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो इसके केस में क्या होता है, जो हमारे पास फेरिडॉक्सिन है, फेरिडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज, जिसे हम FNR कहते हैं, एब्सेंट, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम PS1 एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसका नाम है वाटर, वो भी एब्सेंट होता है, फोटोलिसिस नहीं होती, नो फोटोलिसिस, वाटर की कोई फोटोलिसिस नहीं होगी, नो O2 रिलीज, O2 भी यहाँ पे रिलीज नहीं होगा। फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है इलेक्ट्रॉन का, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका PS1 खुद ही होता है, और इलेक्ट्रॉन नेवर गोज टू NADP+, इलेक्ट्रॉन कभी भी NADP+ के पास नहीं जाता, क्योंकि बिकॉज NADP+ रिडक्टेज जो है एंजाइम एब्सेंट इन स्ट्रोमल लैमिले, ठीक है। सो नो NADPH फॉर्म, तो NADPH यहाँ पे नहीं बनता साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। तो ये है पूरा केस, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाकर दिखाऊं, तो यहाँ पे आपका आता है PS1 का रिएक्शन सेंटर, PS1 के रिएक्शन सेंटर से
इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ, ठीक है, आयरन सल्फर के पास किया, आयरन सल्फर से एफडी के पास किया, यानी कि फेरिडॉक्सिन के पास किया। फेरिडॉक्सिन ने फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? प्लास्टोक्विनोन को दे दिए। प्लास्टोक्विनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को दे दिए। फिर वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको दिए? प्लास्टोसाइनिन को दिए, और प्लास्टोसाइनिन ने वापस से वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? PS1 के पास दे दिए। तो ये चलता रहा आपके पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये डाउनहिल जा रहा है, डाउनहिल, ठीक है। ये पहले अपहिल इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर डाउनहिल जाता है, ओके। ये अपहिल किया इलेक्ट्रॉन और यहाँ से डाउन हिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बाद हमारे पास आता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट सिंथेसिस होते हैं एटीपी, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? एटीपी बनाया जाता है, कहाँ से? फ्रॉम ADP plus inorganic phosphate using light, ठीक है। तो ATP required for carbon reduction and other metabolic activities of the chloroplast is synthesized by photophosphorylation in accordance with the Peter-Michels और chemiosmotic mechanism, जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। Light driven production of ATP by chloroplast is known as photophosphorylation. It is very important because in addition to using ATP for the reduction of CO2, a continuous supply of ATP is required to support a variety of other metabolic activities in the chloroplast. तो जब तक एटीपी नहीं बनेगा तब तक चीजें आगे प्रोसीड नहीं करेंगी, तो वो बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द स्कीम शोन बिलो, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड फ्रॉम वाटर एंड withdrawn as NADPH. This flow through form of electron transport is consequently known as either cyclic, नॉन साइक्लिक और लीनियर। ये नॉन साइक्लिक है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है ना। अब यहाँ देखो, जब ये 2 प्रोटॉन यहाँ से अंदर की तरफ आ रहे हैं, जब आपका प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है अंदर ल्यूमन की तरफ, मीनवाइल आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स यहाँ से बन भी रहे हैं, तो ये प्रोटॉन्स आगे चल के एटीपी बनाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन एसोसिएशन विद नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है, उस केस में जो एटीपी बन रहा है, इसी प्रोसेस को क्या नाम दे दिया जाता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बस जब एटीपी सिंथेसिस को यहाँ पे शो किया जा रहा है, एटीपी बनाया जा रहा है मीनवाइल इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो इसे हम नाम देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बन जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। द मेजर पाथवे फॉर PS1 साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, अगर हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करें, इट इज थॉट टू ऑकर वाया P700 टू फेरिडॉक्सिन, जो मैंने आपको अभी दिखा दिया है ना, which transfers the electron back to plastoquinone via a recently discovered protein PGR5। तो जो ये प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है फेरिडॉक्सिन, ये किसके द्वारा दे रहा है? एक रिसेंटली डिस्कवर्ड हमारे पास प्रोटीन है जिसका नाम है PGR5, उसके द्वारा दे रहा है। और रादर देन NADP प्लस को, क्योंकि यहाँ पर फेरिडॉक्सिन NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन ना देते हुए किसको देता है? PGR5 को देता है। तो देन हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन वापस इसमें आएंगे P700, तो ये बनाएंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये एक साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता जा रहा है। और मीनवाइल इस दौरान आपको पता है 2 प्रोटॉन आपका प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन भी भेजता है ल्यूमन की तरफ, और इसी को यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो दिस विल बिकम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये क्या बन जाता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, इट इज थॉट दैट cyclic photosphorylation is the source of ATP required for chloroplast activities over and above that required in the carbon reduction cycle. Since non-cyclic photophosphorylation results in the production of both ATP and NADPH, तो इसके केस में ATP भी बनता है और NADPH भी बनते हैं। Whereas साइक्लिक में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, NADPH जनरेट नहीं होता, ठीक है। तो switching between cyclic and non-cyclic photophosphorylation by also represents a mechanism by which chloroplast can regulate the stromal ATP NADPH ratio. Yes, very important. देखिए, जब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में NADPH बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो फेरिडॉक्सिन क्या करता है? फिर वो इलेक्ट्रॉन वापिस पीछे भेज देता है, साइक्लिक में चला जाता है ना। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए, रेशियोज को मेंटेन करने के लिए, तो दे कैन स्विच देयर मैकेनिज्म्स, and which is important in the maintenance of chloroplast metabolic activity। तो क्लोरोप्लास्ट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए ये मैकेनिज्म्स बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट है, इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप सभी को। ओके, सो अभी तक हमने जो ये चीजें पढ़ी, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा जिसमें आपके पास PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व थे। अब क्या होता है, कुछ इनहिबिटर्स हमारे पास निकल के आते हैं। इनहिबिटर्स, जो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोकते हैं, ETC, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक है आपके पास PS1, एक है आपके पास PS2। तो PS1 और PS2 को हैम्पर करने वाले जो इनहिबिटर्स हमारे पास होंगे उनके बारे में हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो PS1 को हैम्पर करने वाला एक इनहिबिटर है उसका नाम है पैराक्वाट। पैराक्वाट जिसको मिथाइल वायोलोजन भी बोलते हैं, और इस मिथाइल वायोलोजन को यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय मैरिजुआना फील्ड, ठीक है, मैरिजुआना फील्ड, कैनबिस की जो फील्ड होती है। दूसरा हमारे पास है एंटीमाइसिन ए, एंटीमाइसिन ए। इसी प्रकार PS2 के कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं, सबसे पहले तो हमारे पास है यूरिया डेरिवेटिव्स, यूरिया डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स जिसमें हमारे पास आता है DCMU और डायरो, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद पेंटाजोन, बेंटाजोन है, देन आपके पास ट्राई एजीन एट्राजीन है, कि PS2 को इनहिबिट करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोकते हैं। CMV है, देन सिमीजीन है, सिमीजीन। दीज आर ऑल द इनहिबिटर्स जो आपको याद रखने चाहिए, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को, ठीक है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ये एक्चुअली थी क्या, केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। पीटर मिशेल ने इसको जो है यहाँ पर दिया था और उन्होंने एक्सप्लेन किया था फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय दिस पर्टिकुलर थ्योरी, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक है। तो it is now widely accepted that कि photophosphorylation works via the chemiosmotic mechanism। जो photophosphorylation हो रही है, ATP का जो बनना है हमारे इस पूरे प्रोसेस में, वो एक chemiosmotic mechanism के थ्रू बनाया जाता है, and this mechanism was first proposed in the 1960s by पीटर मिशेल, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या था, द बेसिक प्रिंसिपल केमियोस्मोसिस का क्या था कि आयन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस, सबसे पहले तो आयन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जो आपके पास आयन है, जैसे प्रोटॉन है, H पॉजिटिव है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डिफर करेगी, उसकी ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस, दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो इन कारणों की वजह से यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ATP बनेगा। तो दीज टू थिंग्स आर सोर्सेज ऑफ फ्री एनर्जी, इन चीजों से फ्री एनर्जी मिलेगी और उस फ्री एनर्जी को सेल यूज करेगा क्या करने के लिए, ATP बनाने के लिए, ठीक है। Differences in chemical potential of any molecular species whose concentrations are not the same on the opposite sides of a membrane provide a source of energy। तो जब भी केमिकल पोटेंशियल में डिफरेंसेस आते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज के, अब जैसे आप प्रोटॉन ले लो या H पॉजिटिव ले लो या कोई और ले लो, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब दोनों साइड्स में वेरी करती है, जैसे मेम्ब्रेन है हमारी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर, बाहर है स्ट्रोमा, अंदर है ल्यूमन, तो दोनों तरफ जब कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगी तो वहां से एक सोर्स ऑफ एनर्जी निकल के आता है। द asymmetric nature of the photosynthetic membrane and the fact that proton flow from one side of the membrane to the other accompanies the electron flow, ठीक है। तो हमारी जो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन है उसका एसिमेट्रिक नेचर है। एसिमेट्रिक नेचर कैसे पता चला, कि जो जैसे प्रोटॉन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन इज सच दैट द स्ट्रोमा बिकम्स मोर एल्कलाइन एंड द ल्यूमन बिकम्स मोर एसिडिक। कैसे, जो प्रोटॉन की डायरेक्शन थी वो किस प्रकार थी, प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा बाहर से अंदर आ रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा पिछले पहले भी कि ल्यूमन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, एक तो वाटर टूट रहा है, दूसरा जब प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को दे रहा है तो वहां से भी दो प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं। दैट मीन्स अंदर ल्यूमन में ज्यादा प्रोटॉन है और स्ट्रोमा में कम प्रोटॉन है। ल्यूमन में ज्यादा प्रोटॉन होने का मतलब होगा मोर एसिडिक, स्ट्रोमा में कम प्रोटॉन होने का मतलब हो गया मोर एल्कलाइन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फेवर होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे इस केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में एक्चुअली हो क्या रहा है।
देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ रही है। कहाँ पर बढ़ रही है? ल्यूमन में बढ़ रही है। ठीक है, एज कंपेयर टू स्ट्रोमा, एज कंपेयर टू स्ट्रोमा। कैसे? पहला कारण क्या है? ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा जो पानी है वो टूट रहा है। कहाँ पर? ल्यूमन में टूट रहा है। ठीक है, ल्यूमन में और इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपके प्रोटॉन है H पॉजिटिव है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे इन द ल्यूम। ठीक है, पहला तो यहाँ से हो रहा है। दूसरा, जब आपका प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, जिसका नाम है आपका फियोफाइटिन, ये हमारा जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसका नाम है फियोफाइटिन, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ पर? टू प्लास्टो क्यूनोन। ठीक है, प्लास्टो क्यूनोन को, राइट। एंड वाइल ट्रांसपोर्टिंग, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टो क्यूनोन टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन जब किसको दे रहा है? प्लास्टोक्यूनोन, पहले प्लास्टोक्यूनोन को, फिर वो प्लास्टोक्यूनोन अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे रहा है। ठीक है, जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो मीनवाइल जो आपका प्लास्टोक्यूनोन है ये पंप कर रहा है 2 प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। तो ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में 2 प्रोटॉन को अंदर भेजा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से तीसरा तीसरा केस क्या हो रहा है? जो आपका NADP प्लस है ये क्या कर रहा है? ये रिमूव कर रहा है और यूज कर रहा है प्रोटॉन। कहाँ के प्रोटॉन यूज कर रहा है ये? स्ट्रोमा के, क्योंकि बाहर की तरफ बन रहा है, स्ट्रोमा में बन रहा है ना। और क्या बना रहा है ये बना रहा है NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो मतलब ये स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स को यूज कर रहा है, जिस वजह से स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पानी टूट रहा है ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लास्टोक्यूनोन से, जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन स्ट्रोमा से अंदर लाए जा रहे हैं ल्यूमन में। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होंगे, ल्यूमन में बढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जब ये चीजें होंगी, सो इन कारणों से क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? प्रोटॉन ग्रेडियंट की। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन डिफरेंस वहां पे बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यू टू अबव 3 रीजंस देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस इन द ल्यूमन, है ना। तो मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे आपको मेंशन करूंगा। देखो, आपके पास स्ट्रोमा फिर यहाँ पर है ल्यूमन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन हुआ, अक्रॉस द मेम्ब्रेन आपका क्या हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। अब अगर हम यहाँ पे ल्यूमन और स्ट्रोमा के रीजन को कंपेयर करें, तो दोनों रीजन्स को जब हम कंपेयर करेंगे, तो अगर हम H पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा है, स्ट्रोमा में H पॉजिटिव कम है। ठीक है, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे एसिडिक पीएच है, यहाँ पे अल्कलाइन पीएच है स्ट्रोमा में। क्यों? H पॉजिटिव कम है ना। तो ये हो गया लो पीएच, तो ये हो गया आपके पास हाई पीएच। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। ठीक है, अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ना है, तभी तो एटीपी बनाया जाएगा। तो सेकंड हमारे पास पॉइंट निकल के आता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो जब तक हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को नहीं तोड़ेंगे, तब तक आपका
एटीपी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ देखिए देयर इज अ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, ल्यूमन में है। लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, स्ट्रोमा में है। ठीक है, तो मूवमेंट होगी किसके अलोंग, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। अलोंग ही हो रही है ना, ऑपोजिट तो नहीं हो रही। हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, डाउनहिल भी नाम देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब ये मूवमेंट हो रही है तो ये आपकी एक तरीके से क्या होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसमें आपके पास एक चैनल प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, और वो चैनल प्रोटीन कौन सा होगा, एटीपी सिंथेस होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ल्यूमन और स्ट्रोमा को कंपेयर करें तो मैंने आपको बताया स्ट्रोमा में लो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ एच पॉजिटिव, ल्यूमन में हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, एच पॉजिटिव की। ठीक है, तो यहाँ पर ये थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन को यूज करता हुआ कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो इस केस में आपके पास एक कपलिंग फैक्टर इन्वॉल्व होता है, सीएफ कपलिंग फैक्टर। और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन एच पॉजिटिव फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जा रहे हैं अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, घबराओ मत, पहले आप सिर्फ सुनो। ठीक है, अब ये किसके थ्रू जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस। ठीक है, तो यहाँ से जो एनर्जी है प्रोटॉन की, जब उनको भेजा जा रहा है तो उस एनर्जी ऑफ प्रोटॉन पीएमएफ फोर्स जनरेट होगी, और उस पीएमएफ फोर्स को यूटिलाइज किया जाएगा टू सिंथेसाइज एटीपी। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपके पास प्रोटॉन यहाँ पे बन रहा है, प्रोटॉन यहाँ से अंदर आ रहा है, तो कितना सारा प्रोटॉन हमारे ल्यूमन में बन रहा है ना। फिर प्रोटॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है स्ट्रोमा और ल्यूमन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कम होगी, यहाँ पर ग्रेडियंट बनेगा और उस ग्रेडियंट को तोड़ा जाएगा, और उस ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए हमारे प्रोटॉन को बाहर भेजा जाएगा। और ये बाहर किसके थ्रू भेजा जाएगा, कपलिंग फैक्टर। ये होता है आपके पास CFO जीरो, और ये होता है CF1। तो ये कपलिंग फैक्टर होता है, यहाँ पर एटीपी सिंथेस का पार्ट है, ये आपका एटीपी सिंथेस है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन को यहाँ से बाहर भेजता है, बाहर भेजते हुए हमारे पास यहाँ पे पीएमएफ बनती है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिस वजह से टरबाइन घूमती है और क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर जा रहे हैं, है ना। और मीनवाइल आपके पास ये जो डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स हैं CF1 के, ये CFO है, CF1 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये घूमते हैं और आपका जो है एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ के एटीपी की सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये है आपके पास केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। दिस होल इज योर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में आपके पास कितनी कितनी सारी चीजें हुई, तो मैं आपको दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से हमने चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, है ना। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चले तो देन ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद, पहले ब्रेकडाउन से पहले ग्रेडियंट बना, ग्रेडियंट बनने के बाद ग्रेडियंट टूटा, और ग्रेडियंट टूटने के बाद आपका एटीपी सिंथेस ने एटीपी की फॉर्मेशन करी। ठीक है, जैसे हमारे पास थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये थाइलाकोइड का ल्यूमन आ गया, ये स्ट्रोमा आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है अंदर वाटर टूट रहा है और प्रोटॉन बना रहा है ना, ये मैंने 2 मॉलिक्यूल लिख दिए। ऐसे यहाँ से भी 2 प्रोटॉन अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है एटीपी सिंथेस, CF1O और CF1, दिस इज योर एटीपी सिंथेस। फिर इस एटीपी सिंथेस से किसको बाहर लाया जाएगा, H पॉजिटिव को बाहर लाया जाएगा, और इस दौरान आपके पास क्या बनेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएंगे ATP। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।
ठीक है। सो दिस इज अ होल सिनेरियो जहाँ पर आपका एटीपी बन जाएगा। तो विद दिस हमारा ये वाला यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं डार्क रिएक्शन अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो डार्क रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, कार्बन रिडक्शन साइकिल्स देखने वाले हैं कि कार्बन को कैसे रिड्यूस किया जाता है। C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, C2 साइकिल है, सारे साइकिल्स पढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्च एंड सुक्रोज की बायोसिंथेसिस भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। तो अभी के लिए इतना ही, अच्छे से चीजों को रिवाइज करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, बाय।